हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के 41 प्रकरण। इसे याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगी और अच्छे से आपको 41 के 41 प्रकरण अगर एग्ज़ाम में आपके क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उसे क्रम से लगा पाएंगे। क्योंकि इसमें 41 प्रकरण है, इसीलिए इसे याद करने में थोड़ा सा बच्चों को असुविधा होती है। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रकरण को। पहले 41 प्रकरण जो हैं पहले उनसे परिचय ले लेते हैं। इसके बाद एक ट्रिक है जिसे हम बताएंगे और उससे आपको बहुत आसानी होगी इसे याद करने में। तो सबसे पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। सौदागर की दुकान। फिर इसके बाद है अकाल में अधिक मास। अकाल में अधिक मास। और तीसरा है संगति का फल। चौथा है मित्र मिलाप। पांचवा है विषयासक्त। छठा है भले बुरे की पहचान। और सातवां है सावधानी। आठवां है सब में हाँ। नौवां है सभासद। और 10वां है प्रबंध या इंतजाम। 11वां है सज्जनता। 12वां है सुख दुख। 13वां है बिगाड़ का मूल विवाद। 14वां है पत्र व्यवहार। 15वां है प्रिय अथवा पिय। 16 नंबर है आपका सुरा। 16वां प्रकरण सुरा। 17वां प्रकरण स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। 18वां प्रकरण क्षमा। 19वां प्रकरण स्वतंत्रता। 20वां कृतज्ञता। 21वां पतिव्रता। 22वां संशय। 23वां प्रामाणिकता। और इसके बाद आपका है 24वां प्रकरण हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। इसके बाद है साहसी पुरुष। इसके बाद है दिवाला। 27वां है लोक चर्चा यानी अफवाह। 28वां है फूट का काला मुंह। 29वां है बातचीत। 30वां है नैराश्य या नाउम्मीदी। 31वां है चालाक की चूक। 32 नंबर है अदालत। 33 नंबर है आपका मित्र परीक्षा। 34वां है हीन प्रभा। 35 नंबर है स्तुति निंदा का भेद। 36 प्रकरण है 36 नंबर का प्रकरण धोखे की टट्टी। और 37वां नंबर का प्रकरण है विपत्ति में धैर्य। इसके बाद है 37वां नंबर विपत्ति में धैर्य। 38वां है सच्ची प्रीति। 39वां है प्रेत भय। 40वां है सुधारने की रीति। 41वां है सुख की परमावधि। तो ये आपके 41 के 41 प्रकरण है। इसका ट्रिक जो हमने बताया है वो आप देखिए। तो ट्रिक है जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहला जो प्रकरण है वो सौदागर की दुकान है। तो एक सौदागर की स्टोरी समझ लीजिए इसे। एक सौदागर है जिसकी स्टोरी ये ट्रिक है। तो सबसे पहले है कि लाइन एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया। और दूसरा आपका क्या है अकाल में अधिक मास। तो जो भी वर्ड इसमें एक एक वर्ड दिया गया जो भी वर्ड है वो आपको ब्लैक से दिख जाएगा, ज़्यादा ब्लैक दिखेगा और थोड़ा सा वो तिरछा आपको दिखेगा। तो एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया, उसे फल मिला मित्र के विषयासक्त की। तब वह पहचान करता है तथा सावधानी से हाँ सभासद के प्रबंध के लिए कहता है। तो क्या होता है सौदागर के दुकान में अकाल पड़ जाता है और उसे जो उसके दुकान में जो अकाल पड़ा है वो उसे फल मिला है। क्यों? क्योंकि वो मित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था। विषयासक्त बहुत ज़्यादा आसक्त था। तो उसे जब मित्रों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा, अपनी दुकान पे ध्यान नहीं देने लगा, तो उसकी दुकान में क्या पड़ गया अकाल। तो आपको इसे सीरियल से याद रखना है कि एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया, उसे फल मिला मित्र के विषयासक्त की। अब आगे है कि तब वह पहचान करता है। तब वह ये पहचानता है कि भाई हमारे दुकान में अकाल पड़ गया है और सावधानी से हाँ करता है। सावधानी से हाँ करता है, बिना सोचे समझे किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं कर देता। तो क्यों हाँ करता है? क्योंकि सभासदों का प्रबंध करना रहता है। तो अपने को पहचानता है कि क्या हमारी सिचुएशन है, उसमें सावधानी से वो हाँ करता है सभासद के प्रबंध या इंतजाम के लिए। आगे है सज्जनता, सुख दुख विवाद। 3 जो प्रकरण है उन्हें साथ रखा गया। सज्जनता, सुख दुख विवाद, तीनों चीज़ जो व्यक्ति के गुण हैं
कि सज्जन होना चाहिए, सुख दुख में काम आने वाला होना चाहिए और विवाद से दूर रहना चाहिए। तो आप देखिए क्या बताता है कि सज्जनता, सुख दुख, विवाद के बारे में पत्र व्यवहार के जरिए अपने प्रिय को बताता है। यानी मान लीजिए अपनी पत्नी को बताता है सौदागर, तो क्या क्या बताता है? सज्जनता, सुख दुख और विवाद से दूर रहो, इसके विषय में बताता है अपनी पत्नी को, यानी अपनी प्रिय को पत्र व्यवहार के जरिए। तो ये आपका पुनः 5 प्रकरण कंप्लीट हो गया। आगे है सुरा। सुरा से स्वतंत्रता दिलाकर, क्षमा करके, स्वतंत्र करके स्वयं क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो वह क्या करता है? अपनी पत्नी को या अपने किसी दोस्त को, तो क्या करता है? सुरा से स्वतंत्रता दिलाता है, उसे क्षमा कर देता है, कहता है भाई आप स्वतंत्र रहिए, और खुद जो है वो कृतज्ञ होता है। तो ये 3 चीज़ याद रखिए, सुरा से स्वतंत्रता दिलाता है, क्षमा करके स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि स्वतंत्रता 2 बार है, एक बार क्षमा से पहले है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, और इसके बाद क्षमा के बाद भी है स्वतंत्रता। तो आपको याद रखना है कि सुरा से स्वतंत्रता दिलाता है, कि सुरा शराब बुरी वस्तु है, इसे आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद उसे क्षमा कर देता है, क्योंकि वो पहले जो गलतियाँ, इसका भाई है, इसका दोस्त, कुछ भी आप मान लीजिए कि सौदागर का दोस्त या भाई ऐसा शराब पीता था या उसे सुरा का व्यसनी था, तो उससे छुटकारा दिलाता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, कृतज्ञ हो जाता है। इसके बाद आगे देखिए, अब इसके पत्नी की बात चल रही, और उसे पतिव्रता पर संशय है। उसकी पत्नी को लोग कहते हैं कि बहुत पतिव्रता स्त्री है, तो वो क्या सौदागर क्या बता रहा है कि उसे अपनी पतिव्रता स्त्री पर संशय है, और प्रामाणिकता के लिए वो क्या करता है? हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष का दिवाला निकालता है। ये लाइन याद कर लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो उसको अपने पतिव्रता स्त्री पर क्या है? संशय है। इसके बाद वो प्रामाणिकता के लिए हाथ से पैदा करने वाला जो आपके इसमें प्रकरण है, और इसके बाद है साहसी पुरुष। तो ये दोनों याद रख लीजिए कि साहसी पुरुष का दिवाला निकालता है। इसके बाद आगे है जो लोक चर्चा बन जाता है। जो लोक चर्चा बन जाता है, क्या बन जाता है? फूट का मुंह काला, लोग ऐसा बातचीत करते हैं। तो ये जब उसने क्या किया? प्रामाणिकता के लिए हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष का दिवाला निकाल दिया, तो ये सब बातें क्या हुई? लोक चर्चा बन गई, यानी उसके आसपास ये चर्चा का विषय बन गया, और लोग कहने लगे कि फूट का मुंह काला, ऐसा बातचीत करने लगे। लोक चर्चा के बाद लोग क्या करने लगे? फूट का मुंह काला, ऐसा बातचीत करने लगे। तब उसे नैराश्य यानी नाउम्मीदी हो जाती है। जो कुछ उसने किया, बहुत उम्मीद से किया कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पर वो नाउम्मीद हो जाता है और सोचता है कि मैं चालाक हूँ पर फिर भी चूक गया। जो भी इतना सब कुछ मैंने फैलाया वो मैं चालाक हूँ, फिर भी चूक गया। फिर आगे देखिए क्या होता है कि अदालत में मित्र की परीक्षा होती है, यानी जिसका उसने सुरा छुड़ाया था, अब उसकी परीक्षा है। परीक्षा होती जहाँ पर हीन प्रभा, निंदा का भेद तथा धोखे की टट्टी उसे मिलती है। यानी उसका मित्र उसके पक्ष में गवाही ना देकर क्या करता है? हीन प्रभा, निंदा का भेद तथा धोखे की टट्टी उसे मिलती है। तो फिर भी धैर्य से, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्या करता है? धैर्य से सच्ची प्रीत लगाए रहता है, और उसे बाद में क्या होता है? प्रेत भय सताने लगता है। फिर वो सोचता है कि स्वयं को सुधारने की रीति, फिर इसके बाद उसे सुख की परम अवधि मिलती है। तो ये आपका ट्रिक है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इसे 1 से 2 बार सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, और निसंदेह अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा भी कि आपको याद हुआ कि नहीं। तो देखिए क्या है, ट्रिक है कि एक सौदागर की दुकान में अकाल पड़ गया। उसे फल मिला। किसका फल मिला? मित्र के विषयासक्ति की, क्योंकि वह मित्रों पर ज़्यादा आसक्त था। तब वह पहचान करता है, सावधानी से हाँ सभासद के प्रबंध के लिए कहता है। ऐसे ही हाँ नहीं कह देता, पहचान करता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं प्रबंध कर पाऊंगा कि नहीं, तब वो हाँ करता है, सावधानी से हाँ करता है। किस लिए? सभासद के प्रबंध के लिए। सज्जनता, सुख दुख, विवाद के बारे में। सज्जनता, सुख दुख, विवाद, 3 चीज़ें आप याद रखिए। सज्जनता, सुख दुख जो व्यक्ति के गुण होने चाहिए, उसे पत्र व्यवहार के जरिए अपने पत्नी को बताता है।
और अपने एक मित्र को सुरा से स्वतंत्रता दिलाकर क्षमा करके स्वतंत्र कर देता है और स्वयं कृतज्ञ हो जाता है। उसे पतिव्रता, अपनी जो पत्नी है उसकी पतिव्रता पर संशय है, क्योंकि लोग उसे कहते हैं कि बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। इसीलिए प्रामाणिकता के लिए वो हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष का दिवाला निकाल देता है। और जब इतना साहसी कार्य वो करता है तो लोग चर्चा का विषय बन जाता है और लोग क्या कहते हैं, फूट का मुँह काला, ऐसा लोग बातचीत करते हैं। तब उसे नैराश्य होता है, यानी नाउम्मीद हो जाता है और वो अपनी चालाकी पर चूक जाता है। चूक जाना मतलब पछताना। अपनी चालाकी पर चूक जाता है, तो चालाकी हो या चूक हो गया। इसके बाद अदालत में उसके मित्र, जो वही मित्र का जिसका सूरज उसने छुड़ाया है, उसकी परीक्षा होती है, जहाँ पर हीन प्रभा, निंदा का भेद तथा धोखे की टट्टी 3 उसे फिर मिलती है। फिर भी वह धैर्य से सच्ची प्रीति लगाए रहता है और उसे बाद में प्रेत भय सताने लगता है और वो स्वयं को सुधारने की रीति सोचने लगता है और ऐसा सोचकर उसे परम सुख का अनुभव प्राप्त होता है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और आजकल जो है इसके पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए इसमें लगातार 2-3 बार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस बार भी प्रश्न पूछ लिया जाए। इसलिए आपको ये 5 मिनट का काम है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। इस कहानी में जो भी बच्चों की अवस्थाएं पूछी गई हैं कि कितने वर्ष का बच्चा है, उसके विषय में भी इसमें बताया जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कहानी के गीत। तो सबसे पहली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और इस पर एक फिल्म भी बनी है तीसरी कसम नाम से। तो इसमें आए हुए जो गीत हैं उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले गीत जो आया है कि जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया, हमरा पर होखू सहाई। तो सरस्वती माता के गीत सबसे पहले आया है। इसके बाद दूसरा गीत आया है सजनवा बैरी हो गयो हमारो, सजनवा बैरी हो गयो हमारो, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, हाय करमवा होए करमवा। तो ये सरस्वती माता के बाद आया सजनवा का गीत। इसके बाद तीसरा गीत है कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। तो इस प्रकार से तीसरा, तो पहला हो गया सरस्वती मैया का, दूसरा हो गया सजनवा का, अब तीसरी किसकी हो गई, दुल्हनिया का। तो इस तरीके से आप क्रम से थोड़ा याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो अब तक क्या क्या हुआ कि सरस्वती मैया, फिर इसके बाद सजनवा, फिर इसके बाद दुल्हनिया का गीत, फिर इसके बाद झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। अब इसके बाद देखिए 5वां गाना है हे सावन सावना भदवा के रे उमड़ल नदिया, गे मैयो मैं गेरे रैनी भयावनी है, तड़का तड़के धड़के करेजा मोरा कि हमहू जिबार नान्ही रे। तो इस प्रकार से सावन भादो का जो गीत आया है वो 5वें नंबर का गीत है, सावन भादो। ऐसे ही आप याद रखिए, क्योंकि कुछ 1-2 शब्द से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जैसे सबसे पहले सरस्वती मैया का गीत आया, इसके बाद सजनवा का गीत आया, इसके बाद दुल्हनिया का गीत आया, इसके बाद सजन रे झूठ मत बोलो आया है चौथा, फिर 5वां आया है सावन भादों का गीत। इसके बाद क्या है, छठा गीत है हूरे डाइनिया मैया मोरी, नुनवा चटाई काहे नाही मारिल सौरी घरा, यही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेही पोसिल की नेनु दूध उगटन। तो अब यहाँ से आप पकड़ लीजिए नुनवा चटाई। तो कहा इसके बाद इसके पहले आया सावन भादो, इसके बाद आ गया नुनवा चटाई, और फिर इसके बाद लास्ट में क्या आता है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। तो इस प्रकार से ये 7 गीत इसमें आए हुए हैं, जिसका क्रम मैंने आपको बता दिया। इसमें एक 8वां गीत भी है जो कि जोकर गाता है कि चिड़िया तोहके लेके न जइबे, चिड़िया तोहके लेके न जइबे। तो ये गीत गाता है जोकर, इसमें नहीं लिखा है तो इसे आप सुन लीजिए अच्छे से कि चिड़िया तोहके लेके न जइबे।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 7-8 गीत हैं उनके क्रम आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले है कि जय सरस्वती मैया, तो सरस्वती माता का गीत हो गया। फिर इसके बाद सजनवा का गीत हो गया। फिर इसके बाद लाली लाली डोलिया में दुल्हनिया का गीत हो गया तीसरा। फिर सजन रे झूठ मत बोलो चौथा हो गया। सावन भादों की बात हुई 5वें नंबर पे। और छठा पे क्या हुए, डायनिया और नोनवा चटाई, ये 6ठे नंबर पे हो गया। और 7वें नंबर पे तेरी बाकी अदा। और इसके बाद 8वें नंबर पे जो जोकर गाता है कि चिड़िया तोहके लेके न जइबे। तो इस प्रकार से ये 8 गीत आपके तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में आए हुए थे। इसके बाद हम दूसरा कहानी देखेंगे। दूसरी कहानी भी फणीश्वर नाथ रेणु की ही है और इसमें दो गीत का जिक्र आता है। सबसे पहला गीत आता है बाजे ना मुरलिया और दूसरा आता है चंदा की चांदनी। तो बाजे ना मुरलिया गीत जो है, जैसा कि कहानी में है कि चंपिया सीखने जाती थी और जब ये लोग जाते हैं नाच देखने तो उस समय बैलगाड़ी में जो लेडीज़ों के द्वारा गीत गाया जाता है चंदा की चांदनी। तो इस प्रकार से इसमें 2 गीत आपको याद रखिए, बाजे ना मुरलिया और बाजे ना मुरलिया के बाद रात हो गई तो चंदा की चांदनी। तो ये 2 गीत आ गए। इसके बाद है चीफ की दावत कहानी। चीफ की दावत कहानी में भी 2 गीत आए हुए हैं, जिसमें से पहला गीत है 2 पत्तर अनारा दे, जो कि चीफ की दावत में जो इसमें नायक है वो अपनी माँ को गीत गाने के लिए कहता है कि 2 पत्तर अनारा दे गीत गा दीजिए। लेकिन उसकी माँ गाती है हरिया नी माए हरिया नी भैड़े हरिया ते भागी भरिया है। ये विवाह गीत है तो इसे गाती हैं। तो इस प्रकार से चीफ की दावत में 2 गीत हो गए, 2 पत्तर अनारा दे और दूसरा हरिया नी माए। इसके बाद आ जाता है कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर। इसमें एक जो है दोहा आया है, प्रवासी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये आपके रामचरितमानस से है। तो इसमें इंस्पेक्टर मातादीन ये कहते हैं कि प्रवासी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इस प्रकार से ये आए हुए जो भी गीत हैं, जो भी दोहा हैं, वो सभी कहानी में जितने कहानियों में आए थे उनका डिस्कशन हो गया। इसके बाद एक और स्पेसिफिक चीज़ है, पिता कहानी में जिक्र आता है कि 35 वर्ष तक जो पिता हैं वो रामायण और गीता का पाठ करते थे। 35 वर्ष से लगातार वो रामायण और गीता का पाठ करते थे पिता कहानी में, ये इतना याद रखिए। इसके बाद है निबंध। निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु का निबंध है। इसमें जो भी दोहे, जो भी गायन शैली के कुछ भी अगर आया है तो उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक शेर आता है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली न तुम खाली। तो ये एक शेर आया है। इसके बाद आता है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो सबसे पहले क्या आया निबंध में, मिलने के विषय में बात आई। इसके बाद काम की बात आ गई। तो सबसे पहले कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, और इसके बाद अजगर करे न चाकरी, और इसके बाद है कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे इक्के सर। ये पृथ्वीराज के लिए कहा गया था। तो ये हो गया तीसरा कि अब की चढ़ी कमान। इसके बाद है लास्ट है कि शौक तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। शौक तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। तो देखिए क्या क्या आया है। सबसे पहले आया है कि भाई हम खाली नहीं हैं। इसके बाद आ गया कि काम, खाली नहीं है, किस लिए खाली नहीं, काम के लिए। तो तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, भाई हम खाली नहीं हैं। और इसके बाद अजगर करे न चाकरी हो गया। फिर अब की चढ़ी कमान। इसके बाद शौक तिलफी। तो इस प्रकार से आपके 4 जो भी शेर व शायरी इसमें आई हुई थी सबको इसमें क्रम से लगा दिया गया। इसके बाद है शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें से शिव शंभू के चिट्ठे से सबसे पहला है कि कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका।
ये है शिव शंभू के चिट्ठे से कि कुंडी के नकारे पे खुद के लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। और दूसरा इसमें आता है शेर कि किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। और इसके बाद है कि चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर, चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया बमुला जिमाने सुल्तान के रसानद ई दुआरा कि बसुक्रे बादशाही जे नज़र भरा गदारा। तो दुआरा गदारा ये चौथा हो गया। पांचवा है झूठा है वह हकीम जो लालच से मालिके अच्छा कहे, मरीज के हाले तबाह को, अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। तो इसके बाद आ गया झूठा। और इसके बाद है कि बर जमीने की निशाने कफे पाए तो वद सालाह सिजदे साहिब नजरों ख्वाहद बूद। और लास्ट में आता है कि चिमिकदार खूं दर अमद खुर्दा बासम कि बर खाकम आई ओ मन मुर्दा बासम। तो इस प्रकार से इसे फिर से एक बार देखिए। शिव शंभू के चिट्ठे में सबसे पहले आती है कुंडी, कुंडी के नकारे पे खुद के लगा डंका। तो सबसे पहले कुंडी की बात होती है। तो सबसे पहले इसमें कुंडी की बात होती है और कुंडी के बाद किस्मत की बात होती है। कुंडी खटकाते हैं तो किस्मत का पता चलता है, तो किस्मत हो गया। फिर किस्मत आजमाते हैं, कहते हैं चलो चलो आज कन्हैया के घर होली खेलने चलते हैं। वहाँ पर एक बादशाह और सुल्तान बैठे होते हैं, उन्हें नज़र भर देखते हैं। कुछ भी ऐसा सोच लीजिए कि इसके बाद कन्हैया के घर जाने के बाद वहाँ क्या हमें दिखता है, सुल्तान बादशाह है, ये सब दिखते हैं। तो वहाँ सोचते हैं मैं कि ये सब झूठा है। इसके बाद क्या है, झूठा है। और उनकी निगाहें क्या हो जाती हैं, ज़मीन पर। और लास्ट में चिमिकदार खूं दर अमद खुर्दा बासम। बस ऐसे ही कुछ करके थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट निबंध मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो सबसे पहले इस निबंध में जो शेर आता है कि किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। सबसे पहले ये शेर आता है कि किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। इसके बाद हो जाता है घर की बात आ गई। इसके बाद हो गई आँखों की बात कि हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों की क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो पहले घर की बात हुई, फिर आँखों की बात हो गई, आँखों आंसू की, इन सब की बात हो गई। इसके बाद क्या होती है, आँखों से किसको देखते हैं, खुदा को, तो वो ईश्वर को देखते हैं। तो इसके बाद आ जाती है बात खुदा की कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। तो सबसे पहले घर की बात हुई, फिर आँखों की बात हुई और फिर भगवान की, खुदा की बात हुई कि अगर किसी को देखना है तो मैं तुमको ही देखूँ। इसके बाद क्या होती है कि है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो इसके बाद किसकी बात आ गई, खुदा के बाद आशिकों की बात आ गई। तो इस प्रकार से इसमें 4 ही गीत हैं, ये आपको क्रम से याद रखने में आसानी है। अब आ जाती है कविता क्या है निबंध। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, जो कि बहुत बड़ा निबंध है, अपने आप में बहुत ही अच्छा निबंध भी है। और इसमें बहुत सारे रीतिकाल भक्ति काल के कवियों का जिक्र आया, उनकी पंक्तियों का जिक्र आया है। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस बार जो मुझे लग रहा वो यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें एक श्लोक आया है उसे आप याद रखिए कि अवश्याय निपातेन किंचित प्रकीर्णन स्वादला। बस एक ही आप लाइन याद रखिए कि अवश्याय निपातेन, ये सबसे पहले श्लोक आया है। किसमें, कविता क्या है में, वनाना शोभते भूमिनिष्ठ तरुड़ा तपा। तो इस प्रकार से ये श्लोक आया है। इसके बाद देखते हैं, श्लोक काफ़ी बड़ा है। इसके बाद दूसरा जो इसमें पंक्ति आई है वो है कि ये सब स्वार्थ के सखा,
यानी स्वार्थ के विषय में बात हो रही। अवस्याय निपातेन के बाद स्वार्थ की बात हो रही कि ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देई हैं त्यागी, यानी खराब दिन में सब त्याग देंगे। दुर्दिन देई हैं त्यागी तोय तेरो जब जई हैं, दूर ही ते तजियास पास को नहीं आई हैं। तो ये इस प्रकार से दूसरा हो गया। और तीसरा है कि देते हैं घुड़की। तीसरी जो पंक्ति आई है वो है कि देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि किस निबंध से है, तो आपको बताना है कि कविता क्या है। तो अवस्याय निपातेन, इसके बाद ये सब स्वार्थ के सखा, फिर है कि देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी हरी। तो ये 3 डिस्कस हो गए। इसके बाद हम देखते हैं आगे की पंक्ति। गर्मी के मौसम के लिए देखिए कवि जी ने व्यवस्था की है, कुछ कहा है कुछ पंक्तियों को, तो उसे देखते हैं कि शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, डारी के कमल दल नहायचे को बसिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसीर नीर घनसार घेसिए, जेठ में गोविंदलाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन वसिए। तो शीतल गुलाब जल की जो बात हुई है वो गर्मी के मौसम के लिए हुई है, यह याद रखिए आप। इसके बाद शिशिर के मसालों की बात हुई है। तो शिशिर के मसालों की बात क्या हुई इसे देखते हैं कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चिक हैं, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पदमाकर हैं, गजक गजा हूँ, सजी सजा हूँ, सजा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्याप्त कसाला तिन्हें, जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है। तो सबसे पहले गुलाब जल की बात हुई, फिर इसके बाद मसालों की बात हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें कहा वो पंक्ति आई है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली। और शिव शंभू के चिट्ठे में आया था क्या कि चलो आज होली खेलन कन्हैया घर चलें, इस प्रकार से कुछ आया था। लेकिन कविता क्या में आया है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली। दोनों में होली की बात हो रही है खेलने आने के लिए, लेकिन शिव शंभू के चिट्ठे में वहाँ पर कहा जा रहा है कि चलो आज, और यहाँ पर फिर आयो खेलन होली। तो इस प्रकार दोनों में अंतर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये किस में यूज़ हुआ है, किस निबंध में। इसके बाद है अली की बात कि अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, गहराई के कारी घटाऊ नई, इतने में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कभी मंडन दोय के बिहाल गिरी, चिरजीव ही नंद को बारवरी, गही बाह गरीब न ठाड़ी करी। ये किसका है? मंडन का। तो बस एक लाइन याद रखिए कि अली हो तो गई जमुना जल को, ये किसका है? मंडन का है। इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है, क्रम लगाने के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो कविता क्या है में आई है ये किसकी पंक्ति है। तो आपको बताना है कि मंडन की पंक्ति है, अली हो तो गई जमुना जल को। इसके बाद है कि वा निर्मोहन रूप की राशि, जौर हेतु न ठानत हुई हैं, ये हुए हैं है। आगे है कि 12 बार बिलो की घरी घरी, सूरत तो पहचानत हुई हैं, ठाकुर या मन की परितीत है, जो पे स्नेह न मानती हुई हैं, आवत है नित मेरे लिए, इतने तो विशेष की जानत हुई हैं। तो ये किसका है? ठाकुर का है। तो ठाकुर का याद रखिए कि वा निर्मोहनी रूप की राशि, तो ठाकुर जी निर्मोहनी रूप की राशि बताते हैं। इसके बाद है अति सुंदर अति साधु, थिर न रहति पल आधु, परम तपोमय मान दंड धारणी जान। ये किसका है? केशव का है, जो कि रामचंद्रिका से है, केशव के रामचंद्रिका से है कि अति सुंदर अति साधु, थिर न रहति पल आधु, परम तपोमय मान दंड धारणी जान। इसके बाद एक और केशव का है, अति सुंदर है, फिर बेर भयानक है। भयानक और सुंदर दोनों की बात कविता क्या है में किसने किया? केशवदास जी ने। तो बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुभगा सम दीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजति है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजत है संग धन्या। ये किसने कहा है?
ये भी केशवदास की ही रामचंद्रिका के पंचोटी से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो सबसे पहले इन्होंने सुंदर की बात की, इसके बाद भयानक की बात की केशवदास ने। तो यही से आप ऐसे ही थोड़ा सा एक वर्ड से समझ लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप अच्छे से याद करिए। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, पर अगर याद नहीं है तो ऐसे ही दिमाग में रख सकते हैं। इसके बाद है कि शासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तनिकी तनुता कर। ये किसका है? ये देव की है। शासन ही में समीर गयो, सांसों की बात कौन कर रहा है? देव कर रहा है कि शासन ही में समीर गयो और आसन ही सब नीर गयो ढरी। तो ये देव की पंक्तियां हैं, इसे आप याद रखिए। इसके बाद देखते हैं अगला है कि देव जिये मिलबे की आस कै आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरै हंसी हेर हियो जो लियो हरि जूहरी। ये भी देव कवि का ही है। तो देव इसमें नाम भी है, तो इसे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके पहले की पंक्ति आपको शासन ही से याद रखना है। इसके बाद है अगला कि दोऊ आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई, प्यारी की बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुँह में हंसी कोहते तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई, आखिन ते गिरे आंसू की बूंद सुहाग गयो उड़ी हंस किनाई। तो मतीराम की जब बात आती है तो किसकी बात आ रही? कि हंस की बात आ रही कि हंस उड़ जाता है। दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई, इसे जोड़िए मतीराम से कि मतीराम का क्या है? दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई। इसके बाद है कि अब तो बिहारी कि वह बानक गए री, बिहारी की बात हो रही, तब ये यहाँ से ये दिमाग मत लगा लीजिए कहेगी कि ये बिहारी का है। ये बिहारी का नहीं है, ये देखिए भिखारी दास जी का है। तो अब तो बिहारी के वह बानक गए री, तेरी तन दुति केसर को नयन कश्मीर भो, श्रौन तू बानी स्वाति बूंदन के चातक भे, शासन को भरिभो द्रुपदजा को चीर भो। बस 2 लाइन याद रखिए कि अब तो बिहारी के वह बानक गए री, तेरी तन दुति केसर को नयन कश्मीर भो। ये किसका है? भिखारी दास का। इसके बाद है तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गये लगी। ये किसका है? द्विजदेव का है कि तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गई लगी, ये द्विजदेव का है। इसके बाद है कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये जो है पंक्ति आई है, तो इसे भी आप याद रखिए कि कुंतक का इसमें शुक्ल जी ने जिक्र किया है कविता क्या है में। इसके बाद तुलसीदास जी के कई पद आए हैं इसमें। तुलसीदास जी का एक है कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा, ये तुलसी का है। इसके बाद है कि मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, ये भी तुलसी का है। तो धन्य भूमि और मनहु उमगी ये दोनों तुलसी का है। इसके बाद है कि चूनरी चारु चुई सी परे, बनन में बागन में बगरो बसंत है। इसका नहीं दिया है कि ये किसका है कि चूनरी चारु चुई से परे, पर ये दिया गया है कि बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये है पद्माकर का। और पद्माकर के एक और है, देखिए बागों की बात हो रही, फिर से बागन की बात हुई, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, ये भी पद्माकर का है। तो ये दोनों बागों की जो बात हो रही वो पद्माकर की है। इसके बाद एक और है कि हाँ तो श्याम रंग में चुराए, चित्त चोरा चोरी बोरत तो बोर्यो पे, निचोरत बने नहीं, ये भी पद्माकर का है। श्याम रंग की बात हो रही और बागों की बात हो रही, ये सब किसका है? पद्माकर का। इसके बाद है यहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है, बाल हाल ही चलो तो चलो जुरी जुरी जाएगो, ये भी पद्माकर का है। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे ले अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी, तो ही लगी चैन जौलो चेत है न चंदन मुखी, चेत गे कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। तो ये भी याद रखिए, यहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, ये भी है पद्माकर की। इसके बाद है तुलसीदास जी का कि डासत ही गई बीत सब,
कबहु न नाथ नींद भरी सोयो, दासत ही गई बीत निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। ये तुलसीदास जी का है। तो इस प्रकार से कविता क्या है में जो भी पंक्तियाँ प्रयुक्त हुई थी वो सभी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट निबंध देखेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें आई हुई सभी पंक्तियों का जिक्र देखेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्रा का निबंध है, और इसमें सबसे पहले जैसे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा, उसी से संबंधित सबसे पहला जो कोटेशन जो पंक्ति आई है वो है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तो राम घर लौटहि। तो सबसे पहले भीगने की ही बात हो रही, मेरे राम का मुकुट भीग रहा में। इसके बाद क्या है देखते हैं कि लागति अवधि भयावह भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। तो इसमें भी कभी कभी पूरी पंक्तियां हैं उनसे ही क्रम पंक्तियों का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए कि लागति अवधि भयावह भारी, तो अवधि कैसे लग रहा है, भयानक लग रहा। मानव काल रात अंधियारी, तो क्यों भयानक लग रहा, क्योंकि काली रात है। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, और क्या है, सभी जो जंतु हैं, सभी अयोध्या के जो नर नारी हैं, डरपहि एक निहारी, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं डर के मारे। घर मसान परिजन जन भूता, और घर कैसा लग रहा, शमशान के जैसा। सुत हित मीत मनहु जमदूता, जैसे लगता है कि जमदूत आए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसे मैंने अपने हिसाब से अर्थ आपको बता दिया है, जिससे आप पंक्तियों को क्रम से लगा सकें। इसके बाद है कि श्लोक इस निबंध में आया हुआ है कि पुरा यत्र स्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिताम विपर्यास यातो घन, विरल भावा छितुर हामू। तो ये आपका एक श्लोक भी आया, इसे भी याद रखिए कि पूरा यत्र स्रोता, और कविता क्या है में जो श्लोक आया है कि अवश्याय निपातेन। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखिए। इसके बाद है उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेकी राय के द्वारा लिखा गया निबंध है। उसमें देखिए पंक्तियां जो प्रयुक्त हुई हैं कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, दान देता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। इस प्रकार से ये कोटेशन आया। इसके बाद है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। तो देखिए सबसे पहले जवानी की बात आई है, इसके बाद बुढ़ापा का बात आ गया। आगे देखते हैं कि देखिए इसके बाद क्या आता है बात माता की। तो माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तो ये एक आया। इसके बाद है माता की भी बात हो गई। अब है माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार। तो दूसरी क्या बात आ गई कि माता की बात आ गई, माता की आदर करें, फिर माता घर में क्या उनका वजूद है इसके विषय में बात हो रही। इसके बाद है उठ जाग मुसाफिर निबंध का पांचवा जो पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं वो उठ जाग मुसाफिर की ही हैं। तो उठ जाग मुसाफिर क्या है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो ये इसके बाद आई है उठ जाग मुसाफिर की पंक्तियां 5वें नंबर पे। छठा नंबर है जब खेती चिड़िया चुगडारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो ये छठा नंबर है कि जब खेती चिड़िया चुगडारी, फिर पछताए क्या होत। इसके बाद है 7वें नंबर पे कि जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी दिल से ही है, रचा गया हम सबका तन। तो फिर समझ लीजिए माता की बात हो रही, लेकिन अब की कौन सी माता की बात हो रही, भारत माता की बात हो रही। तो इस प्रकार से जो भी निबंध आपके सिलेबस में लगे हैं और जितना मुझे समझ आया कि जितने में गीत या फिर कोई दोहा कुछ पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं उन्हें एक जगह बताने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं जब आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर कुछ भी इसमें कुछ गलत होता है या फिर कुछ छूट जाता है तो उसे भी आप, अगर आपको उस समय याद आता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा जिससे उसका लाभ सभी लोग ले सकें। अब हम देखेंगे कि जो भी कहानियों में बच्चों के नाम प्रयुक्त हुए हैं, बच्चे का वर्णन आया है, उनका वर्ष इस समय बहुत पूछा जा रहा है कि बच्चे कितने वर्ष के हैं, तो उसे देखेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन है, उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहानी में सीता जो कि 10 साल की लड़की है। धुलाई वाली कहानी में सीता 10 साल की लड़की का जिक्र हुआ है, इसे आप याद रखिए। सीता की उम्र 10 साल, तो 10 साल 3 बालकों की जिक्र हुई है। दूसरा है चंपिया जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम से है, इसका भी उम्र 10 वर्ष है। तो सीता धुलाई वाली जिसका जो है उम्र है 10 वर्ष, और चंपिया जो कि लाल पान की बेगम कहानी से है, उसका जो समय है वो भी 10 वर्ष की वो अवस्था की बालिका है। इसके बाद है अपना अपना भाग्य में एक लड़के का जिक्र हुआ है जिसके विषय में कहानी चलती है, जो कि नैनीताल शहर की कहानी रहती है। उसमें भी जो लड़की की अवस्था होती है वो 10 वर्ष रहती है। इसके बाद उसने कहा था कहानी में 2 बच्चों का जिक्र हुआ है, जिसमें लहना जो कि उस समय एक लड़का था, छोटा था, 12 वर्ष का। इसके बाद जो लड़की थी सूबेदारनी, वो 8 वर्ष की रहती है। तो इन दोनों का जिक्र हुआ है। और इसके बाद लाल पान की बेगम ही कहानी में चंपिया का भाई बिरजू है जो कि 8 वर्ष का है। चंपिया का भाई जो बिरजू है 8 वर्ष का है। इसके बाद अमृतसर आ गया में एक लड़की का जिक्र हुआ है जो कि ट्रेन पर चढ़ती है, उसकी उम्र 16 से 17 वर्ष बताई गई है। और कहानी है कोसी का घटवार, जिसमें लक्ष्मण एक पात्र आता है, उसका जो बच्चा है वो उसकी उम्र 6 से 7 वर्ष बताई गई है। चंपा का घर जो कि आकाशदीप कहानी है, उसमें चंपा का घर जो है वो समुद्र में कितने वर्षों से था, उसका घर जो है समुद्र ही कितने वर्षों से था, तो 8 वर्षों से उसका घर वो समुद्र ही था, क्योंकि वो समुद्र में ही रहती थी। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, इस कारण उसका घर जो है वो समुद्र ही था। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी तो वो बंदी बना ली गई थी, ऐसा कुछ कहानी में है। और इसके पहले उसकी जब माता की डेथ हो जाती है तो जो चंपा होती है वो अपने पिता के साथ साथ रहने लगती है, और उसका पिता एक नाविक होता है। तो इस प्रकार उसका घर वो 8 वर्ष से सिर्फ नाव और समुद्र ही रहता है, ये इस कहानी में रहता है। तो 8 वर्ष ये भी ध्यान रखिए कि चंपा कितने वर्ष से उसका समुद्री घर होता है, तो 8 वर्ष से। तो इस प्रकार से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ अच्छा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट के माध्यम से। शीर्षकों को क्रम से लगाने का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसे इस वीडियो के थ्रू आप रिवाइज करेंगे कि किसमें कितने शीर्षक हैं, और उसे क्रम से आप याद कराने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले निबंध है, कविता क्या है। इसमें 13 शीर्षक हैं और हम 13 शीर्षकों को अभी तुरंत याद करने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं भी याद हो जाएगा तो आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि अगर आपको एग्जाम में क्रम लगाने के लिए शीर्षक से आ जाएगा तो आप उसे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले है सभ्यता के आवरण और कविता। पहला शीर्षक कविता क्या है सभ्यता के आवरण और कविता। इसके बाद है दूसरा कविता और सृष्टि प्रसार। तो पहले क्या हो गया, सभ्यता के आवरण, सभ्यता का आवरण, कविता में सभ्यता की आवरण की बात हुई। इसके बाद उसके प्रसार की बात हो रही। फिर है मार्मिक तथ्य, तीसरा आपका क्या है, मार्मिक तथ्य। तो इसमें कविता में क्या मार्मिक तथ्य हैं। पहले क्या हुआ, सभ्यता के आवरण, आवरण क्या है, इसके बाद प्रसार की बात हो रही, इसके बाद उसमें मार्मिक तथ्यों की बात हो रही। अब जब मार्मिक तथ्य तक बात आ गई, इसके बाद उसके व्यवहार के विषय में बात की जा रही है। मार्मिक तथ्य, आपको कोई चीज़ मार्मिक कब लगती है, आपको कोई चीज़ आपके दिमाग में कब रहता है, जब वो उसका व्यवहार आपको पसंद आता है। तो इसके बाद मार्मिक तथ्य के बाद क्या आता है, व्यवहार। व्यवहार कैसा हो, उच्च भूमि, मनुष्यता की उच्च भूमि, उच्च आप शब्द से याद रखिए, मनुष्यता की उच्च भूमि। इसके बाद ये सब कैसी बातें हैं, ये सब भावनात्मक हैं और कल्पनात्मक बातें हैं, यहाँ से याद रखिए कि भावना या कल्पना। इसके बाद ये सब भावना या कल्पना जो है वो कैसी होनी चाहिए, मनोरंजन हो, उसमें सौंदर्य हो, चमत्कार हो, मनोरंजन, सौंदर्य और चमत्कार। तो ये 3 चीज़ हो। कल्पना के बाद क्या हो कि जो व्यवहार हो वो कैसा हो, तो कल्पना करता है इंसान कैसे कि मनोरंजन वाला व्यक्ति हो, उसमें सौंदर्य हो,
और वो अपनी बातों से चमत्कार पैदा कर दे, ऐसा उसमें गुण हो। इसके बाद देखते हैं कविता की भाषा। इसके बाद आ जाती है कविता की भाषा कैसी हो। और जब भाषा की बात आएगी तो भाषा में आपका भाषा कब सबसे अच्छी लगती है, जब उसमें अलंकार प्रयुक्त होता है। जैसे कोई भी जब सुंदर कपड़े या सुंदर वस्त्र पहन लेता है तब वो सुंदर लगता है। तो अलंकार का मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु जो आपकी सुंदरता को बढ़ाती है वही धारण करना। तो यानी कविता की जो भाषा की बात आएगी तो उसकी सुंदरता कैसे निखर के आएगी, अलंकार के द्वारा। इसके बाद इतना भी अलंकार उसको अलंकारित ना कर दिया जाए कि कविता पर ही अत्याचार होने लगी, यानी उसे बहुत ज़्यादा अलंकारिक ना बना दिया जाए जिससे उस पे अत्याचार होने, उस पर कितना ज़्यादा अलंकार होना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। तो ये देखिए मैंने इसे एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ करके बताने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ आता है तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, जिससे कि आगे भी इस तरीके के प्रयास किए जाएं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सभ्यता के आवरण। सबसे पहले कविता क्या है में 13 शीर्षक हैं, जिसमें सबसे पहले कविता के आवरण की बात की जाती है, सभ्यता के आवरण और कविता। इसके बाद उसके प्रसार की बात की जाती है। प्रसार में क्या होगा, मार्मिक चीज़ें। और मार्मिक चीज़ें कब आती हैं दिमाग में, जब व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार कैसा हो, उच्च हो। व्यवहार के बाद उच्च भूमि। इसके बाद ये सब कैसी बातें हैं, व्यवहार अच्छा हो, ये सब कल्पना की बातें हैं। कल्पना में क्या क्या इंसान सोचता है कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस कविता के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा हो, मनोरंजन हो, उसमें सौंदर्य हो और वो चमत्कार उत्पन्न करने वाला हो। इसके बाद आ जाती है कविता की भाषा। भाषा के बाद अलंकार, क्योंकि भाषा सुंदर कैसे होगी, अलंकार। अलंकार के बाद इतना चमत्कारिक भाषा ना प्रयुक्त कर दी जाए कि जिसपे उस पर अत्याचार हो जाए, कितना किया जाए जितना उसकी आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से 13 के 13 शीर्षक अगर आपको याद नहीं भी होंगे तो आप जोड़ सकते हैं। जो मैंने एक स्टोरी जनरल से बना के बताई उसके हिसाब से आप क्रम से लगा पाएंगे। इसके बाद है शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक, जो कि आपको इसमें भी 8 शीर्षक मिलेंगे। तो इसे भी हम आपको याद कराने का प्रयत्न करेंगे कि 8 शीर्षक में जो 8 शीर्षक हैं, शिव शंभू चिट्ठे के जो 8 चिट्ठे हैं वो 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 तक भारत मित्र पत्रिका में छपे हुए हैं। इसमें सबसे पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन। जो पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन के नाम का चिट्ठा है। तो लॉर्ड कर्जन को जो चिट्ठा दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय कैसा शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उनका स्वागत करने के लिए दिया जा रहा, उनके नाम से जो चिट्ठा लिखा जा रहा है, जो शिव शंभू चिट्ठा लिख रहे हैं वो कर्जन को लिख रहे हैं उनके स्वागत के लिए। तो उनको उनके स्वागत के लिए लिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बता रहे हैं, उनके कर्तव्य क्यों बता रहे हैं, वायसराय का कर्तव्य, उनको उनका कर्तव्य बता रहे हैं। और क्या कहते हैं कर्तव्य बताने के संदर्भ में, कहते हैं कि हमें पीछे मत फेंकिए, हमें आपसे आशा है। तो आशा की बात पहले, पीछे मत फेंकिए, फिर इसके बाद हमें आपसे आशा है। तो आशा का अंत, इसके बाद एक दुराशा, यानी जब आशा उनकी पूरी नहीं होती है तो शिव शंभू क्या मान लेते हैं कि ये सब एक दुराशा थी, मैंने गलत आशा कर ली थी। इसके बाद इनकी स्वागत कर लिए, अब उनको विदाई के विषय में उनको बताने लगे, भैया आप जाइए यहाँ से, आपकी विदाई हो रही है। और विदाई में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंग विच्छेद कर दिया। तो ये 8 शीर्षक हैं। इसे एक बार फिर से देखते हैं कि बनाम लॉर्ड कर्जन, जो कि 11 अप्रैल 1903 का चिट्ठा है, जो भारत मित्र पत्रिका में छपा था। इसके बाद श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1804 का है। और वायसराय का कर्तव्य 17 अगस्त 1904 का है। इसके बाद है पीछे मत फेंकिए, जो कि 21 जनवरी या दिसंबर, इसे आप कंफर्म करके कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद है आशा का अंत, जो 25 फरवरी 1905 का है। एक दुराशा 18 मार्च 1905 का है। विदाई संभाषण 2 सितंबर 1906 का है। बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905 का है। तो देखिए एक बार इसे फिर से बताते हैं कि शिव शंभू का ये चिट्ठा है, जो 8 चिट्ठा उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है किसके नाम, लॉर्ड कर्जन के नाम चिट्ठा लिखा। उनका स्वागत सबसे पहले उन्होंने किया, इसके बाद उनका कर्तव्य उनको बताया, फिर ये कहा कि श्रीमान हमें पीछे मत फेंकिए। क्या कहते हैं कि श्रीमान हमें पीछे मत फेंकिए, हमें आपसे आशा है। तो बताते हैं कि हमें आपसे आशा है, लेकिन उनका आशा का अंत हो जाता है, इसीलिए एक दुराशा हो जाता है ये सब।
तो वो उनकी विदाई के लिए बात करने लगते हैं कि भाई अब स्वागत तो आपका हो गया, अब आप यहाँ से जाइए, आपकी विदाई कर दे रहे हैं। और विदाई में उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने बंग विच्छेद कर दिया। तो बस इतना आपको याद रखना। इसके बाद मजदूरी और प्रेम निबंध में, इसमें भी 8 शीर्षक हैं। तो इन 8 शीर्षकों को देखते हैं। सबसे पहला है हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले, सबसे पहला हल चलाने वाला। तो पहले जो प्राचीन समय में कैसा समय था, हल चलाया जाता था और उसमें गडेरियों का जीवन भी रहता था। हल चलाने वाले रहते थे, गडेरिया रहते थे और ये मजदूर है। मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी। तो ये 4 मजदूरी से जुड़े हैं। तो इसे हम सबसे पहले देखते हैं। तो हल चलाने वाले और गडेरिये का जीवन, 2 आपका क्लियर हुआ। सबसे पहले हल, फिर गडेरिया, फिर इसके बाद मजदूर की मजदूरी। मजदूर, जो मजदूर होते हैं भाई, उनको मजदूरी दे दीजिए। तो उनकी मजदूरी कैसे दीजिए, प्रेम से मजदूरी दीजिए। तो ये याद रखिए कि पहले मजदूर की मजदूरी आप दीजिए और उसे प्रेम भाव से मजदूरी दीजिए, प्रेम से मजदूरी दीजिए। क्यों दीजिए प्रेम से? क्योंकि मजदूरी भी एक कला है। मजदूरी सबके बस की बात नहीं होती, वो भी एक कला है। आप में से कितने लोग हैं जो 50-60 किलो का वेट उठाकर काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं? सभी लोग नहीं कर सकते ऐसा। जो मेहनती आदमी है वही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मजदूरी भी कला है, उसे फकीरी नहीं समझो। वो सबके बस की बात नहीं है। जो इधर उधर घूम रहे हैं उनके बस की बात नहीं, मजदूरी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्रम से लगा लीजिए कि मजदूरी कैसे दीजिए आप। मजदूर की मजदूरी को प्रेम से दीजिए, क्योंकि मजदूरी कला है, वो फकीरी नहीं है, उसमें मेहनत लगती है। ये हो गया। इसके बाद जो मजदूर होते हैं वो, उनको समझ लीजिए कुछ समाज का पालन करने वाले होते हैं। क्योंकि जो समाज में लोग ऐसे हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, उनका काम कुछ नीचे दबे लोग जो हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, जिन्हें नीड होती है, वो कुछ काम उनका कर देते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए कि समाज का पालन करने में भी इनका भी योगदान होता है। तो मजदूर जो होते हैं समाज का पालन करने वाले होते हैं। पर अब क्या हो रहा है, अब ये ख़त्म हो रहा है, मजदूरों की संख्या ख़त्म हो रही, क्योंकि उनका स्थान मशीनें ले रही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श आ रहा, जो कि मजदूरों का अस्तित्व भी खत्म कर दे रहा। जिस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा कि हल चलाने वाले का जीवन, फिर गडेरिये का जीवन, फिर आ जाता है प्रेम से आप मजदूरी दीजिए, मजदूरी, फिर आ जाता है मजदूर की मजदूरी। और मजदूरी कैसे देना है आपको, प्रेम से मजदूरी देना है, क्योंकि मजदूरी एक कला है। इसके बाद मजदूरी फकीरी नहीं है। फिर मजदूरी, जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, समाज का पालन करने वाले होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब समय में समाज का जो विकास हो रहा, वो पश्चिमी जो आदर्श आ रहा, उसके अनुसार उनका स्थान मशीनें ले रही थी, यानी पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो इस प्रकार से मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के जो 8 शीर्षक हैं वो क्रम से कंप्लीट हो गए। आगे हम देखेंगे और शीर्षक भी। आगे है एक साहित्यिक की डायरी। इसमें भी 13 प्रकरण है। जैसा कि आपने देखा कविता क्या है में 13 प्रकरण, उसी प्रकार से एक साहित्यिक की डायरी में भी 13 प्रकरण है। इसमें से 13 प्रकरण को हम अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ प्रकरण को याद कराना आपका हमारा उद्देश्य है। इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं बताई जा रही। तो अगर आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें याद आती हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपको प्रकरण अच्छे से याद करा दिया जाए। तो एक साहित्यिक की डायरी में 13 प्रकरण है, जिसमें है सबसे पहला तीसरा क्षण। 13 प्रकरण में तीसरा क्षण से बात हो रही। तीसरे क्षण में क्या आता है, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, यहीं से याद रखिए तीसरा क्षण। और तीसरे क्षण में क्या है, एक लंबी कविता का अंत। और लंबी कविता पर अंत क्या कैसे होता है, इसके बाद है डबरे पर सूरज का बिंब। डबरे पर सूरज का बिंब। तो तीसरे क्षण के बाद लंबी कविता का अंत हो जाता है। यानी यहाँ समझ लीजिए शिव जी जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी उसके सामने रहता है उसका अंत हो जाता है। तो एक लंबी कविता का अंत हो गया। आगे क्या होता है, डबरे पर सूरज का बिंब। डबरे पर सूरज का बिंब, लेकिन उनके सिर पर क्या है, सूरज है। यहीं से ऐसे रिलेट करते चलिए। हाशिए पर कुछ नोट्स।
हाशिए पर कुछ नोट्स। इसके बाद आ जाता है सूरज के बिंब के बाद हाशिए पर कुछ नोट्स लिखा मिल जाता है। सड़क को लेकर एक बातचीत होती है, और बातचीत कैसे होती है? एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। बातचीत में हाशिए पर कुछ नोट्स मान लीजिए मिलता है, उस नोट्स को लेकर एक बातचीत शुरू होती है। और नोट्स में क्या रहता है? एक पत्नी का प्रश्न चिन्ह रहता है, और उसमें रहता है कि नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2। तो प्रश्न में क्या रहता है? जो मित्र की पत्नी का प्रश्न रहता है उसमें रहता है नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2। इसके बाद है 2 के बाद वीरकर। नए की जन्म कुंडली के बाद आ गया वीरकर, और वाह से 2 लगातार हैं, तो वीरकर और विशिष्ट। वीरकर कैसा है? विशिष्ट और अद्वितीय है। और ये है कटुयान, धान नहीं यान है। इसके बाद है कटुयान और काव्य सत्य। फिर इसके बाद है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इसे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 13वां प्रकरण का बात हो रहा है कि सबसे पहले तीसरा क्षण जो शिव जी का तीसरा नेत्र है। तो तीसरे नेत्र में क्या हो जाता है? तीसरे नेत्र से जब शिव जी देखते हैं तो दुनिया का अंत हो जाता है, लेकिन यहाँ कविता का अंत हो रहा है। अब डबरे पर सूरज का बिंब, लेकिन जो उनके सिर पर बिंब है उसको देखते हुए चलते हैं कि ये सब छोड़कर बातें, ठीक है अंत तो हो गया, लेकिन अब एक नया सूर्य दिखता है, नए सूरज का बिंब दिखता है। और एक नोट्स लेकर सड़क पर बातचीत होती है, और नोट्स में क्या है? पत्नी के प्रश्न चिन्ह है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह है। तो जब सूरज उगता है, ऐसे आप सोच सकते हैं कि यानी तीसरे नेत्र के बाद एक लंबी कविता का अंत हो गया। अब नया सूर्य जब उगा तो फिर से स्टार्ट होती है दुनिया, और उसमें सबसे पहले एक नोट्स मिलता है। उस नोट्स को लेकर बातचीत करते हैं, और उसमें एक मित्र की पत्नी का प्रश्न रहता है। तो प्रश्न क्या रहता है? नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, ये 2 प्रश्न रहते हैं। इसके बाद ये प्रश्न कौन हल करता है? प्रश्न हल करता है वीरकर, क्योंकि वीरकर कैसा है? विशिष्ट और अद्वितीय है। वीरकर कैसा है? विशिष्ट और अद्वितीय है। कटुयान और काव्य सत्य, ये सब जो बातें कही जा रही ये कटु तो लग रही पर ये सत्य हैं। अब इसके बाद आ जाती कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, यानी जो सब बातें हुई ये ईमानदारी ही हैं, यानी ईमानदारी से बातें कही जा रही। तो इस प्रकार ईमानदारी 1 ईमानदारी 2 लास्ट में आ जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते चलिए कि प्रकरण जो याद कराने का तरीका जो बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा टफ तरीके से नहीं बताया जा रहा। एक एक शब्द को प्रकरण के आपके शीर्षक से एक एक शब्द को उठाकर बताया जा रहा है। तो ये कैसा आपको लग रहा है? आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आगे भी लाई जाए। इसके बाद है अंधा युग। अंधा युग में इसके बाद है अंधा युग। अंधा युग में आप देखेंगे अंधा युग के जो भी शीर्षक हैं, जो भी अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, और 5 अंकों को क्रम से लगाने के लिए प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसे आप क्रम से याद रखिए। तो पहला अंक जो है इसमें है कौरव नगरी। अंधा युग में पहला अंक है कौरव नगरी, तो नगर से बात स्टार्ट होती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा अंक आता है पशु का उदय। तो नगर में क्या होता है? पशु का उदय होता है। सूर्य का उदय होता था, अब क्या हो रहा है? पशु का उदय दूसरे अंक में हो रहा है। तीसरे अंक में क्या होता है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्धसत्य। तो सबसे पहले कौरव नगरी में क्या होता है? पशु का उदय होता है, वहीं पर अश्वत्थामा का अर्धसत्य पता चलता है। और इसके बाद आ जाता है अंतराल। अंतराल में 3 चीज होती हैं, पंख, पहिए और पट्टियां। पा से तीनों ये शब्द हैं, पंख, पहिए और पट्टियां। इसके बाद है चौथा अंक। तो जब अश्वत्थामा का अर्धसत्य पता चलता है तो क्या होता है? गांधारी साप दे देती हैं। और 5वें अंक में विजय एक क्रमिक हत्या, यानी एक हत्या होती है, और इसके बाद समापन कैसा होता है? प्रभु की मृत्यु से। तो आप देखेंगे सबसे पहला है कौरव नगरी। कौरव नगरी के बाद पशु का उदय होता है। पशु का उदय, क्योंकि जब पशु का उदय होता है तो पूरा सत्य तो वहाँ पता नहीं चलेगा, तो पता कितना चल रहा है? आधा सत्य। अश्वत्थामा का आधा सत्य पता चल रहा। अब 3 के बाद हो जाता है इंटरवल, यानी आपका पंख, पहिए और पट्टियाँ इसमें आ जाती है। इसके बाद आता है चौथा अंक। चौथे अंक में
आधा सत्य सुनने के बाद गांधारी क्रोधित हो जाती हैं और वो शाप दे देती हैं। 5वें अंक में क्या होती है? आत्महत्या होती है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और इसके बाद समापन में प्रभु की मृत्यु। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा शीर्षक था, जिसे कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, सत्य सुनने के बाद गांधारी ने शाप दिया और शाप दिया तो उसने क्या कर लिया? आत्महत्या, और इसके बाद प्रभु की मृत्यु। तो इस प्रकार से ये शीर्षक थे। आगे देखते हैं। आगे ये माटी के मूर्तें। माटी के मूर्तें में, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, इसमें टोटल 12 शीर्षक हैं, 12 माटी की मूर्तें हैं। तो इन 12 माटी की मूर्तियों को आपको याद रखना है अच्छे से। तो सबसे पहले है रजिया, सबसे पहले है रजिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे है बलदेव सिंह, तीसरे नंबर पे है सरजू भैया, चौथे नंबर पे मंगर, 5वें नंबर पर रूपा की आजी, 6ठे नंबर पर देव, 7वें नंबर पर बाल गोविंद भगत, 8वें नंबर पर भौजी, 9वें नंबर पर परमेश्वर, 10वें नंबर पर बैजू मामा, 11वें नंबर पर सुबान खां और 12वें नंबर पर बुधिया। तो इसे अब हम देखते हैं। सबसे पहले रजिया, फिर इसके बाद बलदेव, फिर इसके बाद सरजू भैया, फिर है मंगर, और इसके बाद आ जाती हैं रूपा की आजी। तो रजिया ऐसे हम इसको इंग्लिश के शब्द से देखते हैं कि मान लीजिए रजिया आर हो गया, बलदेव बी, सरजू यस, मंगर यम और रूपा की आजी आर। तो आर बी यस यम आर, आर बी यस यम आर। इसके बाद देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, फिर परमेश्वर, और फिर हो गए बैजू मामा, और लास्ट में आ जाते हैं सुभान खां और बुधिया। तो देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है कि आर बी एस यम आर, आर बी एस यम आर, पी बी बी पी बी, पी बी बी पी बी एस बी, ऐसे आप याद कर लीजिए इतना से। फिर इसके बाद आप याद कर सकते हैं कि रजिया, रजिया के बाद आ जाते हैं बलदेव सिंह, बलदेव सिंह के बाद आ जाते हैं सरजू भैया, सरजू भैया के बाद मंगर, मंगर के बाद रूपा की आजी, इसके बाद है देव, ये डी है, डी बी बी पी बी एस बी, ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाए, डी बी बी पी बी एस बी। तो डी से देव, बाल गोविंद भगत और भौजी, बाल गोविंद भगत के बाद भौजी, भौजी के बाद परमेश्वर, परमेश्वर के बाद बैजू मामा, बैजू मामा के बाद सुभान खां, सुभान के बाद बुधिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। आगे देखते हैं। इसके बाद है राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत। इसमें खंड दिए गए हैं 5, और 5 खंडों का नाम है। सबसे पहले लहासा से उत्तर की ओर, चांग की ओर, शक्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। तो इसमें से आप 2 याद रखेंगे। सबसे पहले लहासा आता है, तिब्बत में जैसे एंट्री करते हैं लहासा से, लहासा के बाद चांग, आप 2 याद रखिए, और इसका एक एक वर्ड याद रखिए, सा जा न। तो यहाँ से सजन याद रखिए कि लहासा, चांग, सजन। तो शक्य, जेनम, नेपाल, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, शक्य, जेनम, नेपाल, लहासा, चांग, शक्य, जेनम, नेपाल। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा लहासा से उत्तर की ओर, चांग की ओर, और सजन से याद हो जाएगा शक्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। आगे देखते हैं। इसके बाद अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है, उसमें है परशुराम से तुर्खम, परशुराम से तुर्खम। इसमें एक टायर राम की कहानी है। परशुराम क्या करते हैं? किरणों की खोज में निकलते हैं, क्योंकि वो तप कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं? किरणों की खोज में निकलते हैं, और किरणों की खोज में निकलने के बाद देवताओं के अंचल तक चले जाते हैं। लेकिन देवताओं के अंचल तक जाने पर उनको मौत की घाटी दिखाई देने लगती है। वहाँ से एलूरा और माजुली में बहता पानी निर्मल दिखाई देता है, जहाँ से उन्हें लगता है कि सागर सेबित मेघ मेखलित यानी कन्याकुमारी से नंदा देवी के दर्शन हो जाते हैं। तो परशुराम किरणों की खोज में निकलते हैं, क्योंकि वो तब ध्यान तो करते ही रहते थे,
और कहाँ निकल जाते हैं, देवताओं के अंचल में चले जाते हैं, जहाँ से उनको मौत की घाटी दिखाई देने लगती है। मौत की घाटी में वहाँ से उनको एलूरा नज़र आता है, वहीं से माजुली नज़र आता है, और इनमें क्या नज़र आता है, बहता पानी निर्मल नज़र आता है। और इसके बाद उन्हें लगता है कि ये सब क्या है, सागर सेवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे ही जोड़ के आप याद रखिए। सबसे पहले परशुराम से तुरखम, जिसमें एक टायर राम की कहानी है, फिर है देवताओं की किरणों की खोज में, इसके बाद है देवताओं के अंचल में, इसके बाद मौत की घाटी, एलूरा, माजुली, बहता पानी निर्मल और सागर सेवित मेघ मेखलित। तो ये अनुक्रम थे आगे की अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत का। इसके बाद एक शीर्षक हम और देखेंगे, तुलसी राम के मुर्दहिया आत्मकथा से ये शीर्षक है। तो इसमें 7 शीर्षक दिए गए हैं और 7 शीर्षकों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी शीर्षक पूछे जाते हैं कि किसके बाद कौन सा शीर्षक आया है। तो सबसे पहले है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो तुलसीराम अपनी आत्मकथा में अपनी परिवार की पृष्ठभूमि सबसे पहले बताएंगे। आपको पता है कि किसी भी आत्मकथा को, किसी चीज़ को लिखने में सबसे पहले अपने परिवार की पृष्ठभूमि बतानी पड़ती है। इसके बाद क्या बताया जाता है, स्कूली जीवन बताया जाता है। स्कूली जीवन जब स्टार्ट होता है बच्चों का, तो उनमें बहुत सारे अंधविश्वास भरे गए रहते हैं, और जब अंधविश्वासों से थोड़ा सा उनको समझदारी पढ़ने के बाद डेवलप होती है, तो उनको लोक जीवन का सही पता चलता है, और जो नाग नागिन ऐसी चीज़ें हैं उनसे वो थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं और बुद्ध की राह पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो आजमगढ़ी में फाका कसी करते हैं। तो इस प्रकार से इसे आप ध्यान रखिए। लेकिन एक बार फिर से देखते हैं कि भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। तो इसमें देखिए तुलसीराम ने सबसे पहले अपने परिवार की पृष्ठभूमि बताई, और इसके बाद वो स्कूल गए तो स्कूल के विषय में बताया। स्कूल किधर से जाते थे, मुर्दहिया से होकर जाते थे, तो मुर्दहिया को इन्होंने साथ में ले लिया स्कूली जीवन के। इसके बाद इन्होंने अंधविश्वास के विषय में बताया, और अंधविश्वास कब बताया जाता है, जब अकाल उकाल पड़ जाता है तब बताया जाता है। तो इन्होंने अंधविश्वास बताया कि किन चीज़ों से अंधविश्वास जब पढ़ने लगते हैं बच्चे, तो उन्हें काफ़ी चीज़ सही सही रूप में पता चल जाती है। इसके बाद मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, उनको सही चीज़ें पता चलती है। जब वो पढ़ लिख लेते हैं तो अंधविश्वास से जब दूर हो जाते हैं तो उनको लोक जीवन का सही आभास होता है, और नाग नागिनों के विषय में भी उनको जानकारी हो जाती है, और वो बुद्ध की राह पर निकल पड़ते हैं, जहाँ आजमगढ़ में पहुँचते हैं, और वहाँ क्योंकि उनका रुपया पैसा सब खत्म हो जाता है तो वहाँ फाका कसी चलती है। तो इस प्रकार से तुलसीराम का ये जो उनकी आत्मकथा है, तुलसीराम की आत्मकथा, उसमें 7 प्रकरण जो हैं, 7 अनुक्रम हैं, खंड हैं, जो भी कुछ आप कह लीजिए। इन्हें आप अगर एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाएगा तो आप इसे अच्छे से कर ले जाएंगे। इसके बाद एक और हम देखते हैं, इसके बाद है शेखर एक जीवनी, जिसमें 4 खंड दिए गए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर, तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। तो ये चारों खंड कैसे याद रखेंगे, शेखर एक जीवनी में 4 खंड हैं, ये आपको पता चल गया। सबसे पहले उषा और ईश्वर, यानी जब सुबह होती है तो सबसे पहले ईश्वर को ध्यान आप करते हैं, यानी जब सूर्य निकलता है उसे काफ़ी लोग ईश्वर भी मानते हैं। तो उषा और ईश्वर से स्टार्ट होता है। इसके बाद बीज और अंकुर, यानी इसके बाद बीज पड़ता है, जीवन का बीज इसके बाद पड़ता है, जब सुबह हो जाती है इसके बाद जिंदगी स्टार्ट होती है। तो बीज यहाँ से आप याद रखिए, उषा के बाद, उषा और ईश्वर के बाद बीज और अंकुर, बीज अंकुरित होता है। इसके बाद है प्रकृति और पुरुष, यानी जो प्रकृति है, जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है और पुरुष है। इसके बाद क्या आ जाती है, पुरुष और परिस्थिति, यानी इसके बाद पुरुष की परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति बाद में आती है। यहाँ से आप चारों को रिलेट करके याद रख सकते हैं, उषा और ईश्वर के बाद बीज और अंकुर, क्योंकि जब सूर्य निकलता है इसके बाद ही कोई बीज अंकुरित हो सकता है। और जो प्रकृति है उसमें पुरुष कोई अपनी परिस्थिति के अनुसार बाद में ही कार्य करेगा। तो प्रकृति और पुरुष इसके बाद आ जाएगा, और पुरुष और परिस्थिति। तो इस प्रकार से ये 4 अनुक्रम है।
और आपको याद करने में कैसा लग रहा है, जो भी बताया जा रहा वो आपके लिए इफेक्टिव लग रहा कि नहीं, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहिए। अभी हम देखेंगे उपन्यास जो हैं आपके, उन उपन्यासों में कितने प्रकरण हैं, कौन सा उपन्यास कितने खंडों में विभाजित है, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इकाई 6 में आपके सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई 6 में हिंदी उपन्यासों की चर्चा की गई है, जिसमें आपके 13 उपन्यास हैं। सबसे पहला उपन्यास है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें कोई प्रकरण नहीं दिया गया है। इसके बाद है लाला श्रीनिवास दास, जिसका जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसमें टोटल 41 प्रकरण है, जो कि आपके चैनल पर 41 प्रकरणों का ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद करा दिया गया है, 41 के 41 प्रकरण। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और अच्छे से देखिए। इसके बाद है प्रेमचंद जी का गोदान है। गोदान में टोटल 21 प्रकरण है। देखिए, नाम प्रकरण नहीं लिखा गया है, इसे मैं स्पष्ट कर दूं कि ना तो प्रकरण लिखा गया है ना खंड लिखा गया है, लेकिन इसे डिवाइड किया गया, नंबरिंग इसमें दी गई है, तो जिसे हम प्रकरण या खंड मान ले रहे हैं। इसके बाद है अज्ञेय के शेखर एक जीवनी भाग 1, और इनका शेखर एक जीवनी का भाग 1 और 2 दोनों आया है, तो इसमें दोनों में ही 4-4 खंड हैं, जिसमें से 4 खंड को हमने अभी भी डिस्कस किया है जो भाग 1 में है, क्योंकि आपके सिलेबस में वही लगा है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें टोटल 20 उच्छ्वास हैं। इसका नाम दिया गया है स्पष्ट तौर पर, इन्हें प्रकरण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनका नाम उच्छ्वास दिया गया है। इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, जो कि ग्रामीणांचल की बहुत अच्छी उपन्यास है, और इसका प्रथम भाग में 44 खंड मान सकते हैं आप या प्रकरण मान सकते हैं। इसके बाद द्वितीय भाग में 23, तो टोटल कितने हो गए 67। तो सबसे पहले प्रथम भाग में 44 प्रकरण और द्वितीय भाग में 23 प्रकरण दिए गए हैं। प्रकरण नाम नहीं दिया गया है, मैं अभी भी बता दे रही हूँ। इसके बाद है यशपाल का झूठा सच, जिसमें 17 प्रकरण टोटल आप मान सकते हैं। इसके बाद है अमृतलाल नागर का मानस का हंस है, जिसमें 49 प्रकरण है। ये है जो संक्षिप्त, इसका जो संक्षिप्त पुस्तक है मानस का हंस का, उसमें कहीं कहीं 31 प्रकरण है, कहीं कहीं 28 प्रकरण है, लेकिन जो इसकी मूल पुस्तक है, जो पूरी पुस्तक है वो मानस का हंस, उसमें आपको 49 प्रकरण मिल जाएंगे। इसके बाद है भीष्म साहनी का तमस, जिसमें 21 प्रकरण टोटल है। भीष्म साहनी का तमस है, तमस में 21 प्रकरण है। और इसके बाद है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, जिसमें 35 प्रकरण दिया गया है। और प्रकरण नाम चाहे आए, चाहे खंड नाम आए, चाहे इस प्रकार से जो भी भाग आए, जो भी नाम आए, उसे आप याद रखिए कि सिर्फ 35 भागों में बटा है या 35 प्रकरण है, इसमें 35 खंड है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो भी आए सिर्फ आपको नंबरिंग याद रखनी है कि श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी वो 35 खंडों में है। इसके बाद है कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, जिसमें कोई खंड नहीं दिया गया है। इसके बाद है मन्नू भंडारी का आपका बंटी, इसमें 16 प्रकरण है। और 13वां है जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना, जिसमें 49 प्रकरण है। तो 49 प्रकरण इसमें भी है और 49 प्रकरण आपके मानस के हंस में भी है। तो इस प्रकार से उपन्यास जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उपन्यासों के प्रकरण के विषय में, तो इसमें आपको प्रकरण भी बता दिया गया कि राग दरबारी में 35 प्रकरण, मन्नू भंडारी के आपके बंटी में 16 प्रकरण, जगदीश चंद्र के धरती धन्ना अपना में 49 प्रकरण, भीष्म साहनी के तमस में 21 प्रकरण, मानस का हंस में 49 प्रकरण, झूठा सच में 17 प्रकरण, मैला आंचल में पहले भाग में 44 और द्वितीय भाग में 23 प्रकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास नाम से है। शेखर एक जीवनी में 4 भाग है, 4 खंड है पहले भाग में। गोदान में 21 प्रकरण, परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण। इस प्रकार से और परीक्षा गुरु में प्रकरणों के नाम दिए गए हैं, शेखर एक जीवनी में खंड के नाम दिए गए हैं, और सभी में किसी में खंड या प्रकरण या भाग के नाम नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है, तो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे भी इस प्रकार की आपके लिए क्लासेस लाई जाएं, आपके लिए व्यवस्थाएं की जाएं।